जापान ने भारत को यह बोला है कि यूपीआई, हम लोग यूपीआई नहीं करते, वो भीम ऐप और फलाना ढिमका जितना, जापान कहता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो मुझे भी चाहिए। अभी ये जो G7 की जो मीटिंग हो रही है हिरोशिमा के अंदर, इसमें वो दे आर गोइंग टू मेक इट के जी इंडिया को किस तरह हमने ये चीजें देनी है। गवर्नमेंट ऑफ जापान इज सीरियसली कंसिडरिंग जॉइनिंग इंडियाज यूपीआई पेमेंट सिस्टम। आप समझिए, यहां से आपको जापान पैसा भेजना है, जापान को यहां पे पैसा भेजना है, किसी को भी ट्रेड है, फट से यूपीआई से पैसा भेजा। G20 की मीटिंग के अंदर सऊदी अरेबिया इंडिया जा रहा है और इंडिया के कश्मीर के अंदर जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त आलमी ग्रेड गेम का शिकार है, अपने नशेमन पर बिजलियां गिरा रही है। पाकिस्तान 70 साल में पहली दफा सीना तान के अमेरिका की ख्वाहिशात के सामने अब खड़ा हो गया। एक देश जिसने बार बार एंटी हिंदू सेंटीमेंट को विप अप करने की कोशिश की है, अगर वो आपके मुल्क के कोर में नहीं होती ना, तो आज पाकिस्तान की हालत भी नहीं होती। पाकिस्तानियों को बेसिकली कुछ नहीं करना, ये बंदर हैं, इनको नकल मारनी है। जैसे बंदर अपना सर खो जाओ तो बंदर भी सर खो जाओ, इनको नकल मारनी है भारत की। और हर जगह भारत को भी तो दिया था, हमें भी दो। भारत को दिया था क्योंकि भारत ने लिया है, भारत की औकात है। तुम अपनी औकात बना लो, तुम्हें मिल जाएगा। जो इस वक्त हमारी अंदरूनी सूरत हाल है, भारत उसका पूरा फ़ायदा उठा सकता है और हम पे एक लिहाज से हमला भी कर सकता है, कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, मिलिट्री मिस एडवेंचर। और इस हालत में गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान। आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपको पता है कि G7 कंट्री होती हैं जो दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, उनका समिट हो रहा है जापान में। और जापान में समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इनवाइट किया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द भारत भी G7 कंट्री का सदस्य बन जाएगा, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। एज इंडियन हमें खुश होना चाहिए अगर हम उसके सदस्य बनते हैं। साथ ही साथ इसमें पाकिस्तानी पत्रकारों का कुछ रिएक्शन है, पहले वो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो उसमें उन्होंने कहा था कि औरों के घर आग लगाने का सपना सदा अपने घर में खरा होता है। तो ये एज एन इंडियन वार्निंग के तौर पर देखती हूं मैं। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें, आपके मुल्क में मैंने पहले ही कहा कि तलखी होगी। आपके मुल्क में क्या होता है, ये मेरे मुल्क का बिजनेस नहीं है, मेरे देश का बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर वो पड़ोसी पाकिस्तान हो तो कुछ आपका बिजनेस हो जाता है। किस लिए हो जाता है? क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है, इतिहास ये बताता है, आपके साथ हमारे संबंध अच्छे हो, हमारे आपके साथ संबंध खराब हो, हमें अटैक्स झेलने पड़े हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगी। लेकिन जो मैं प्राइमरी या जो पहला कमेंट आपको देना चाहती हूँ, वो कमेंट ये है कि एक ऐसा मुल्क, आपका मुल्क, एंटी इंडिया हेट्रेड पर टिका हुआ है। आई एम श्योर आप पाकिस्तानी हैं, आपको बुरा लग रहा होगा सुन के, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। और इस बात के लिए मेरे मन में किसी तरह की कोई सिंपैथी नहीं है। हो सकता है मेरे देश में तरह तरह के लोग हैं, उन्हें अमन के तोते उड़ाना, अमन के कबूतर उड़ाना अच्छा लगता है, मैं सच बोलने में यकीन रखती हूँ। तो एक देश जिसकी बुनियाद एंटी इंडिया हेट्रेड पर टिकी हुई है, एक देश जिसने बार बार एंटी हिंदू सेंटीमेंट को विप अप करने की कोशिश की है, एक देश जिसके कोर में, जिसकी स्टैब्लिशमेंट में फौज एक बहुत बड़ा रोल अख्तियार कर लेती है, ज्यूम कर लेती है। और किस लिए कर लेती है? क्योंकि उसकी बुनियाद एंटी इंडिया है। आप फौज को पावरफुल बनाते हैं, आपके यहाँ खुफिया एजेंसी ISI के फोकस में क्या है? आप भारत की और पाकिस्तान की जर्नी को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो आप पाएंगी कि इंडिया की प्रायोरिटीज क्या रही और पाकिस्तान की प्रायोरिटीज क्या रही। एंटी इंडिया हेट्रेड से पाकिस्तान आया और उसने एकमात्र बात पे फोकस किया कि इंडिया से कंपीट करना है, इंडिया को देखना है। लेकिन इंडिया को टोटलिटी में नहीं देखा, उसने इंडिया को अपने वजूद के लिए खतरे के तौर पर देखा। तो इस्टेब्लिशमेंट में इन्वेस्ट किया, फौज में पैसा लगाया, आपका डिफेंस बजट इतना हाई रहा। आज भी जब आपका मुल्क स्ट्रगल कर रहा है तो आपके जो मिलिट्री ऑफिसर्स है, मैं पढ़ रही थी, उनकी सैलरी कट्स नहीं हुए, उनके पैसे नहीं कटे। तो आपने कहां फोकस किया? आपने डिफेंस को पावरफुल बनाया, आपने अपनी फौज को पावरफुल बनाने पे फोकस किया। आपने टेररिस्ट ग्रुप्स, क्योंकि आप एंटी इंडिया हेट्रेड पर बेस थे, तो आपने जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे जो इंडिया को डिस्टेबलाइज करें, जो कश्मीर में खून खराबा करें, जो कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ावा दें, उस फैक्ट्री को लगाया, आतंक की फैक्ट्री को आपने लगाया।
आपने इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या किया? आपने इकोनॉमिक फ्रंट पर कंप्लीटली अपनी इकोनॉमी की अनदेखी कर, आपकी प्रायोरिटीज राइट नहीं थी। इसलिए मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान इज अ डिजास्टर इन मेकिंग। अब इसमें आपको तल्खी लग सकती है, बुरा लग रहा होगा, एंड नो हार्ड फीलिंग्स फॉर दैट, लेकिन ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है आरजू। जापान ने भारत को यह बोला है कि यूपीआई, हम लोग यूपीआई नहीं करते, वो भीम ऐप और फलाना ढिमका जितना। अब क्या है कि जापान कहता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो मुझे भी चाहिए। तो भारत ने बोला ले लो, और भी देश कर रहे हैं, आप भी ले लो। तो जापानीज क्या कह रहे हैं कि स्टडी कर रहे हैं यूपीआई, और जापानीज कह रहे हैं यार ये हमें चाहिए। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अब जैसे भारत का ना एक सिस्टम चला यूपीआई का, मैं आपको पैसा दे सकता हूं, आप मुझे पैसा दे सकते हैं, कोई बीच में फीस नहीं है। अमेरिका में बैंक टू बैंक ट्रांसफर में कई डॉलर लग जाते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफर में कई डॉलर लग जाते हैं। और यहां पे ऐसा सिस्टम बनाया है भारत सरकार ने कि मैं आपको 1000 बार पैसे भेजूं एक दिन में, जीरो फीस। मतलब पर्सन को एज एन इंडिविजुअल देयर इज नो फीस। कैन यू इमेजिन द ब्यूटी ऑफ दिस इंटरफेस? क्या जबरदस्त चीज बनाई। अब लोग सीख रहे हैं यार। जापान जैसी कंट्री कह रही है यार हमें बताओ ये तुम लोगों ने करा क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर फिट करा है, हम लोग भी करेंगे। और डिजिटल इंटर ऑपरेबिलिटी की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूं, ये जापानीज मंत्री हैं। अच्छा, जापान का एक डिजिटल मिनिस्टर भी है दोस्तों। एक बात देखो, डिजिटल मिनिस्टर है जापान का, उसका नाम है कोनो तारो, फूलों का, तारों का, सबका कहना है सेम वन, कोनो तारो कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ जापान इज सीरियसली कंसिडरिंग ज्वाइनिंग इंडियाज यूपीआई पेमेंट सिस्टम। आप समझिए, यहां से आपको जापान पैसा भेजना है, जापान को यहां पे पैसा भेजना है, किसी को भी ट्रेड है, फट से यूपीआई से पैसा भेजा, नो प्रॉब्लम, सीमलेस ट्रांसफर ऑफ मनी। वो बैंक शैंक जाना, ये सब, वो सब कहानी खत्म की। फॉर्म साइन करो, फिर अच्छा ये, फिर ये बना के ये कागज, फिर ये सब बंद हो जाएगा। जिसके साथ, आई थिंक सिंगापुर के साथ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऑलरेडी साइन हो चुका है, और कई देशों के साथ हो चुका है। जापान का आना बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, मिनिस्टर तारो ने एक और बात बोली कि जापान एंड इंडिया ट्राइंग टू प्रमोट डिजिटल कोऑपरेशन, वी आर सीरियस अबाउट ज्वाइनिंग इंडियाज यूपीआई पेमेंट सिस्टम एंड ऑल्सो कॉन्टेम्पलेटिंग हाउ वी। देखिए, वो कह रहे हैं कि देखो हम इसके बारे में बड़े सीरियस हैं यार, ये काम हमें करना है, और हम स्टडी कर रहे हैं इसको, और हम इसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे। और ये भी बातचीत कर रहे हैं कि हाउ वी कैन म्यूचुअली रिकॉग्नाइज EID, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं EID को। पाकिस्तानी खुश हो गए, उनको लगा कि EID नहीं IED है, तो कह रहे हैं यार ये तो हमारे पास भी है, ये तो हम भी सप्लाई कर सकते हैं। IED जितने बोलो सप्लाई, घर घर में बन रहा है वहां पे। नहीं पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, IED नहीं, EID, नॉट IED, नॉट इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस ना, इलेक्ट्रॉनिक ID। 2 मिनट की खुशी मैंने बर्बाद कर दी पाकिस्तानी की। 2 मिनट तक तो उन्होंने बोला कि अब जापान के साथ पाकिस्तान का 1-to-1 ट्रेड होगा, IED चाहिए जापान को बहुत सारी। अच्छा, एनीवे, तो ये लोग बात कर रहे हैं कि जैसे G7 की जो बात है उसमें कह रहे हैं कि न्यू फ्रेमवर्क विद अ न्यू सेक्रेटेरिएट ऑन क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो, और वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं, उन्होंने अपना एक G7 का बनाया क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो वगैरह, वो चाहते हैं कि इंडिया ज्वाइन कर ले G7 का ये प्लेटफॉर्म, राइट। तारो ने ये भी बोला है, मिनिस्टर तारो ने, कि ही सेड कि मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूं यार, मैं बड़ा अचंभित हूं कि भारत, एक तो होता है ना कि आप इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस कर रहे हैं, 1 से 2 पे गए, 2 से 3 गए, 3 से 4, 4, 5। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एंकरों की तरफ से G7 समिट के बारे में। G7 समिट के अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी का और भी कंट्री में जाना है। फिजी नाम की एक आपने कंट्री सुनी होगी, फिजी में हिंदी चलती है, आपको बता दूं बहुत छोटा सा एक देश है, और इंडियन काफ़ी बड़ी आबादी में बसे हुए हैं, और इस वजह से बसे हुए क्योंकि वो ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी था। तो ब्रिटिश एम्पायर की जो कॉलोनी है उनमें जब उस टाइम पे इंडियंस को ले जाते थे, ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ वगैरह के आपने कई आइलैंड देखे होंगे, क्यों ले जाते थे वो भी पता है आपको, काम कराने के लिए, फौज के, लेबर के, खेती के, जवान वर्ग के काम कराने के लिए इंडियंस को ले जाया जाता था। तो वो जो इंडियन वहाँ पर रह गए वो वही के रह गए। और फिजी में हिंदी चलती है, फिजी की आप जाके देखें आपको पता चलेगा, मतलब जाके कहाँ से देखें, आप वर्चुअली जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? इंटरनेट से। तो G7 समिट जो जापान में हो रहा है उसमें आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का किस तरीके से स्वागत किया गया। और ऐसी जगह जापान एक ऐसी कंट्री है, जापान आज से आपको पता होगा 10-20 साल पहले जापान का काफ़ी नाम चलता था
क्यों अभी भी चलता है हालांकि, बट पोटेंशियल अब उनका जापान का एक कांस्टेंट हो गया है, कांस्टेंट ऐसा हो गया है कि उस तरीके से उनकी जीडीपी ग्रोथ अब बढ़ नहीं रही है। बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि जापान कोई गरीब देश है, उन्होंने इतना अचीव कर लिया है और उस कांस्टेंट को बरकरार रखें, वही बहुत बड़ी बात है। इंडिया हो चाइना हो, इनके अंदर एक सीन ऐसा है कि इनके अंदर पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि इन फ्यूचर ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था बोला जाता है, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और जीडीपी ग्रोथ ऐसा बोला जाता है 2050 तक फर्स्ट पे रहेगा चाइना, सेकंड पे रहेगा इंडिया, थर्ड पे रहेगा यूएस। इस तरीके का सीन है। हालांकि मुझे लगता है उससे पहले भी इंडिया अचीव कर सकता है जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के अभी अब करंटली हालात देखो तो भारत ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भारत पाकिस्तान को स्टेबल देखना चाहता है। स्टेबल मतलब इस तरीके की परिस्थिति भारत नहीं देखना चाहता है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके के